लाइव लगातार। आज हम ऐसी बात बताने जा रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग ताजुब खाए और आश्चर्य मानेंगे। जी हाँ, ₹2.5 का जो दाम है, रेट है, इस समय 7,50,000 रुपया गूगल बता रहा है। तो ये फर्जी तो नहीं हो सकता। जिसके पास नोट है, अजय मारू जी हैं, पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। पहले थोड़ी सी नोट के बारे में हम जानकारी दे देते हैं। इस नोट का प्रकाशन 22 जनवरी 1918 में ब्रिटिश सरकार ने किया था। उसके बाद इसको फिर 1 जनवरी 1926 को सरकार ने वापस ले लिया। अब करीब उस नोट का 100 साल पूरा होने वाला है। वैसे में इस नोट का जो वैल्यू है काफ़ी है। इस नोट के बारे में काफ़ी विस्तार से हम अजय मारू जी से जानेंगे। और भी इनके पास कई कलेक्शन है। हमें जब आए यहाँ पे तो हमें ये जानकारी मिली। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लगातार डॉट इन जी में। जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर, पहले इस नोट के बारे में हम जानेंगे कि ये नोट आपको कैसे मिली और इसके प्रति आप कितना कैसे इतने गंभीर हुए। देखिए, मैं पहले तो फिलाटेलिस्ट था। फिलाटेलिस्ट का मतलब जो डाक टिकट संग्रह करते हैं, और ये शौक़ डाक टिकट संग्रह करने का मेरे को 5-6 साल की उम्र से था। और आज मेरे पास पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद की जितनी भी डाक टिकट भारत सरकार ने जारी की है, सब मेरे पास है। उसी के क्रम में मैं जब विदेश भ्रमण करने लगा तो मेरे को वहाँ की करेंसीज़ को एकत्रित करने की एक हॉबी जागृत हुई। उसी क्रम में मेरे पिताजी ने एक मेरे को ₹2.5 का नोट दिया, जिसका आपने जिक्र किया था। क्योंकि हमारा परिवार झारखंड में नहीं, उस समय बिहार में 1920 में राजस्थान से आया था। और उस समय का ये नोट है। ₹2.5 हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसको उस समय आना सीरीज चलते थे, 2 आना 3 आना। हाँ, एक तो इस रुपये में नोट को 16 अगर आना आप था। देखेंगे तो ये है ₹2 8 आना, जिसको हम लोग आज ₹2.5 बोलते हैं। उसी तरह जैसे डाक टिकट भी जब आरंभ में चालू हुई थी तो आना सीरीज थे। उस समय 10 पैसे 20 पैसे की टिकट नहीं होती थी, 1 आना 2 आना 2.5 आना इस तरह से होती थी। तो ये जागृत करने का जब मेरे को कलेक्शन का एक जो जिज्ञासा जागी, तो उसमें हमने करेंसीज़ भी ली। और उसके बाद जब मैं इनको एकत्रित करता था तो कई मेरे को ऐसी करेंसीज़ मिली। उसका भी मेरे को पूरी उसकी सीरीज़ मेरे पास नहीं है, लेकिन काफ़ी मेरे पास उसके नोट्स हैं। ₹1 का लाल रंग का नोट है। फिर हज यात्रा में जब यहाँ पे हमारे मुसलमान भाई जाते थे तो उस समय सरकार हज यात्री के लिए भी एक अलग से करेंसी निकालती थी, वो भी मेरे पास है। उस बाद कई फैंसी नंबर्स होते हैं। जैसे मेरे पास ₹100 के 10 ऐसे नोट हैं जिसमें नंबर 1 1 1 1 1 होगा, 2 2 2 2 होगा, 3 3 3 4 4 5 5, क्योंकि अभी मैं लाया नहीं हूँ और कई मेरे लॉकर्स में रहते हैं, इसलिए मैं लाया नहीं हूँ। मैं अभी भी जो ₹5,000 और 10,000 के जो रुपये, जो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उस समय उसको 1977-78 में उसको बंद कर दिया था। तो वो भी मैं वो करेंसी खोज रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। लेकिन उस वक्त की मेरे पास ₹1,000 की करेंसी और ₹100 की करेंसी भी मेरे पास है। तो और करीबन 25-30 देशों की करेंसीज़ है। ऐसे तो आपको जितनी करेंसीज चाहिए मिल जाएगी विदेशों की, लेकिन मैं उन्हीं देशों की करेंसी अपने पास रखता हूँ जहाँ मैं विज़िट किया हूँ, ताकि मैं उसको अपने कलेक्शन में रखूँ। तो कभी और समय रहेगा तो मैं उनको दिखाऊंगा आपको। अच्छा मारू जी, कितनी संख्या होगी नोटों की जो करेंसी आप रखे हैं? कुछ एक आकलन आपने किया हो? कम से कम 200-300 ऐसी करेंसीज होंगी मेरे पास। क्योंकि एक देश की मैं एक करेंसी नहीं रखता हूँ, डिफरेंट डिनोमिनेशंस की रखता हूँ। जैसे हमारे यहाँ ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200 अब हुए हैं। तो उस तरह विदेशों में भी ये करेंसीज अलग अलग होती है। तो उसमें अगर एक देश में मेरे को 5 तरह की करेंसीज डिफरेंट डिनोमिनेशंस की मिल गई, तो मैं उसको कलेक्ट करता हूँ। तो मेरे पास 25 देश की है, तो कम से कम 250-300 विदेशों की करेंसीज। और भारत के जो दुर्लभ करेंसीज हैं वो भी कम से कम 20-25 मेरे पास अलग अलग डिनोमिनेशंस के मेरे पास हैं, जिसमें ₹1 के भी हैं, ₹2 के भी हैं,
प्री इंडिपेंडेंस भी हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हैं। तो ये एक अपने आप में शौक, और क्यों ये शौक जागृत हुआ है कि ये कलकत्ता के कलेक्टर हैं, वो बुक निकालते हैं हर साल, जिसको बोलते हैं इंडियन पेपर। इसमें हर साल ऐड होता है और हर साल करेंसीज, पुरानी करेंसीज के दाम भी लिखे रहते हैं। जैसे अगर ये अब हम 2.5 रुपये का नोट आपको बोल रहे हैं, देखिए इसमें भी 2.5 रुपये का नोट का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इसी में है कि ये 22 जनवरी 2018 को ब्रिटिश सरकार ने इसको जारी किया और 1 जनवरी 1926 को उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया, जिसको हम लोग डिमोनेटाइजेशन कहते हैं उसका। फिर इसकी प्राइस जो है वो रेयर कर दी गई है। ये भी गूगल बताता है, क्योंकि ये रांची में एक और सज्जन है जिनके पास ये नोट है, वो नागरमल मोदी सेवा सदन के एक्स प्रेसिडेंट है विष्णु लोहिया जी। मैंने उनके पास भी ये नोट देखा, लेकिन ये बहुत रेयर है। आपको पूरे इंडिया में 20, 25, 30 नोट से मिलेंगे, और कई ऐसे नोट हैं जिसके तो वो मिलते ही नहीं हैं। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया कि डाक टिकट के बारे में, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें हमारे देखिए, दर्शकों। डाक टिकट पहले जब हम बच्चे थे तो संग्रह करते थे, तो हम दूसरे देशों के भी कर लेते थे। लेकिन जब मैं उस समय अखबार सीमित रहते थे, और उसमें जिस दिन डाक टिकट जारी होने की रहती थी तो उस समय वो अखबारों में आ जाता था कि इतनी तारीख को जवाहरलाल नेहरू जी की टिकट जारी होगी, इतनी तारीख को ये टिकट जारी होगी। तो हम पोस्ट ऑफिस में जाके लाइन लगाते थे और लाइन लगा के वो टिकट को खरीदते थे। फिर जब मैं बड़ा हुआ और जिसकी जागर मेरे को थोड़ी सी इसमें उत्सुकता बढ़ी, तो मैं केवल भारत की टिकटों का संग्रह चालू किया, और आज मेरे पास 4000 से ज़्यादा डाक टिकट 1947, 15 अगस्त से 1947 से लेके आज तक की डाक टिकट है। उसमें कई दुर्लभ डाक टिकट्स हैं। अच्छा, जैसा कि अजय जी अभी आपने कहा कि हमको बचपन से ही डाक टिकट कलेक्ट करने का शौक था, तो क्या उम्र रही होगी जब आप डाक टिकट कलेक्ट कर रहे थे? मैं जब 1969 में जब मैं 10 वर्ष का था, तब जवाहर गांधी जी के जन्म को 100 वर्ष हो गए थे। तो उस समय सरकार ने 4 टिकटें निकाली थी। तो उस समय हुआ तो हम लोग लाइन में लग के गए। अगर आप करेंगे तो मेरे पास वो टिकट्स है यहाँ पे, मैं उसको दिखा सकता हूँ 1969 की। और तब से अभी भी मेरे को याद विस्मरण। और मैं पहली बार एग्जीबिशन में 1970 में सेंट जॉन स्कूल में डाक विभाग ने एक एग्जीबिशन लगाया था, जिसको शौक है उसका। तो वो भी मेरे पास एल्बम अभी तक है, जो मैंने डाक टिकट का एल्बम, उसमें मेरे को सांत्वना पुरस्कार मिला था। लेकिन वो सब प्रोत्साहित करने के लिए होता है, तो मैं उस समय से कलेक्ट करता हूँ। डाक टिकट के साथ फर्स्ट डे कवर भी निकलते थे उस टिकट के। उसमें फर्स्ट डे कवर में एक एनवलप होता था, उसमें उस टिकट का विवरण और स्टैंप लग के, उस स्पेशल स्टैंप मिलती थी जो उसी दिन लगती थी, उसके बाद वो स्टैंप नहीं निकलती। और एक फोल्डर होता था संग्रहकर्ता के लिए। उस फोल्डर में डाक विभाग ये लिखता था कि ये टिकट निकालने का क्या कारण है। अगर किसी व्यक्ति के लिए निकला तो उसकी पूरी जीवनी रहती थी, उसका कलर रहता था, क्या साइज़ की स्टैंप है वो रहता था, और उन्होंने कितनी स्टैंप छापी। जैसे पहले तो छपती थी 5-5 लाख, क्योंकि वो टिकटें यूज़ होती थी। आज उतनी संख्या में नहीं छपता, क्योंकि अगर वो 1 लाख छापेंगे तब भी उसको कंज्यूम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या कि अभी शौक, जो बच्चों में ये शौक डेवलप नहीं हो पा रहा है। इंटरनेट का ज़माना आ गया है, वो गूगल में सर्च कर लेते हैं। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ भी एक फिलाटेलिक क्लब बने और उसमें लोग आएँ और वो इन सब चीज़ों से जुड़ें, क्योंकि ये हॉबी जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप 1 साल में कितनी स्टैंप निकलेगी, 500 रुपये की निकलेगी, 600 रुपये की निकलेगी, तो आज कोई भी उसको कलेक्ट कर सकता है। पुरानी स्टैंप्स नहीं मिलेगी उनको, लेकिन अभी से चालू करें। जैसे मेरे पास पूरा जो संग्रह है 4000 टिकटों का, वो अद्भुत है, और डाक विभाग का बहुत सहयोग रहता है। अभी कलकत्ता में फिलाटेलिक क्लब है डाक विभाग का, कोई भी उसमें सदस्य बन सकता है और पैसे जमा करेगा, तो वहाँ से वो डाक विभाग जो है उनको उनके एड्रेस में प्रति माह जो भी स्टैंप निकलती है वो उनको भेज देती है। उसका अकाउंट रहता है, अगर अकाउंट में शॉर्ट पैसा हो गया तो आप जमा कर दीजिए। लेकिन इस तरह की व्यवस्था झारखंड में नहीं है। तो ये अद्भुत शौक़ है और समय लेता है। मैं भी आज 62 साल का हो गया हूँ, लेकिन ये संग्रह, मेरे बच्चों में वो शौक़ नहीं है, तो वो कब तक ये चलेगा मुझको नहीं पता है। लेकिन
मैं उसको मेंटेन करके रखना चाहता ऐसा अजय जी आपने बताया कि हम 10 साल की उम्र में पहला डाक टिकट खरीदे, तो प्रेरणा कहाँ से आई कि इस उम्र में, इस उम्र खेलने की उम्र होती है हूँ। तो उसमें हॉबीज रहती हाँ, थी। वही देखिए चीज। उस समय होते थे कि माचिस के डब्बे को आप संग्रह करें। उस समय मैं बताता हूँ, हाँ, सिगरेट के जो डब्बे होते थे उसको हम लोग कलेक्ट करते थे, कई तरह के होते थे। क्योंकि मैं समाचार पत्र उद्योग से बचपन से जुड़ा हुआ था, तो पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट बॉक्स से 10 साल की उम्र से अपने पिता के साथ जाता था, वहाँ से डाक लेके आता था। तो जब डाक लेके आता था तो वहाँ लिफाफे बहुत फटे हुए मिलते थे, उसमें स्टैम्प्स रहती थी। वहाँ से मैंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया। फिर ऐसे ही एक पहले भूटान, थाईलैंड 3D स्टैम्प्स निकालते थे उस समय, अच्छा, खाली इंडियन कलेक्टर्स के लिए। तो मैं जब वो सब भी कलेक्ट करता था, आ जाते थे, कैलकाटा जाता था तो इंडियन हॉबी सेंटर करके एक थी डाक टिकट की दुकान, वहाँ जाता था पार्क स्ट्रीट में। तो उससे धीरे धीरे, मैं ननिहाल है तो हर 4-5 महीने में जाता, तब मेरे को शौक जागृत किया। लेकिन केवल इंडियन स्टैम्प का कलेक्शन इसलिए मेरे में आया कि मैं उसी को पूरा कर सकता हूँ। A to Z स्टैम्प्स मेरे इंडियन स्टैम्प्स ही, भारत की स्टैम्प रह सकती है। तब मैंने इंडियन स्टैम्प्स को चालू किया। और आज देखिएगा इसमें ये इस तरह के पेज नंबर 1 करके हैं, तो आज के समय 4000 स्टैम्प्स, बड़ी संख्या होती बड़ी संख्या मेरे पास इसकी। इस तरह का ये जो एल्बम आप देख रहे हैं, इसका मेरे पास करीबन 20 एल्बम्स हैं। और उसको रखना ठीक से, उसके बाद सरकार ने क्या किया कि मिनिएचर स्टैम्प्स निकाला। एक स्टैम्प जो निकलती है उसको मिनिएचर के रूप में देते हैं। तो इस तरह से बहुत स्टैम्प्स निकली। फिर उन्होंने शीट्स निकाली, सिटेनेंट्स बोलते हैं। ये देखिए, ये है मिनिएचर स्टैम्प। महात्मा गांधी पे उन्होंने जो स्टैम्प निकाली उसको मिनिएचर शीट बोलते हैं। ये मदर टेरेसा पे निकाली। तो ये स्टैम्प तो आप यूज़ भी कर सकते हैं फाड़ के, लेकिन एक एज ए कलेक्टर, वो कलेक्टर्स के लिए इस तरह की चीज़ें निकाल के देते हैं। डाक टिकट के बारे में तो आप पूरा विस्तार से बताया, लेकिन जो करेंसी की आप बताए कि हम करेंसी विदेशों की भी कलेक्ट करते, तो अभी तक कितने देशों में आप गए होंगे घूमने और वहाँ से करेंसी लेके आए होंगे? मेरा फर्स्ट विदेश भ्रमण तो 1984 में हुआ था, लेकिन उसके बाद उस समय कम होता था सब चीज़। लेकिन 1999 में एज ए एडिटर ऑफ रांची एक्सप्रेस में माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी के साथ, उनके साथ कई विदेश यात्राओं में गया। कम से कम मैं उनके साथ 10-15 देशों में गया। उसमें वेस्ट इंडीज़ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, त्रिनिदाद टोबैगो और जमाइका फर्स्ट मेरी थी। उसके बाद उनके साथ मैं गया, यूएस गया, कनाडा गया, फ्रांस गया, मलेशिया गया, मॉरिशस गया, ऐसी कई कंट्रीज़ गया, जर्मनी गया। तो वहाँ से करेंसी फिर कलेक्ट करने का, कि ऐसे तो मेरे कई दोस्त पूरे वर्ल्ड में घूमे हुए, किसी से भी करेंसी उनको बोल सकता हूँ कि आप ले आओ, मैं लेते आना कुछ करेंसी। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं जिस कंट्री विज़िट करूँगा उसी की करेंसी लाऊँगा। फिर मैं अभी अपने प्राइवेट ट्रिप्स में भी गया। जब मैं सांसद था तो उस नाते भी कई कंट्रीज़ में गया, तो उस देशों की भी कंट्रीज़ की भी करेंसी है मेरे पास, और डिफरेंट डिनोमिनेशंस की है। आज मैं लाया नहीं उनको यहाँ पे, लेकिन किसी दिन और होगा तो मैं दिखा, कम से कम 25 कंट्रीज़ की होगी मेरे पास करेंसीज। ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, मेरा धन्यवाद आपका भी। मैं तो चाहता हूँ कि ये जो एक हॉबी है ये लोगों में आए। एटलीस्ट करेंसी की तो खैर बहुत रेयर मिलते हैं, लेकिन जैसे अब डिमोनेटाइज हुआ 500 का, 1000 का नोट, तो उसमें भी आप, कई लोगों के पास तो है जो उसको कैश नहीं करवा पाए, लेकिन सरकार ने एक लिमिट रख दी है। और ये है कि आपके घर में 500 के 5 नोट और 1000 के 5 नोट पुराने वाले, उससे ज़्यादा आपके यहाँ नहीं मिलने चाहिए। ये नियम सरकार ने बना दिया। तो उसके भी मेरे पास करेंसीज है। तो करेंसी की हैबिट, हॉबी जागेगी नहीं, क्योंकि अब नहीं, बार बार बदलते नहीं। लेकिन मैं लोगों से ही अपील करता हूँ कि एटलीस्ट जो फिलाटेलिक है उसमें एक जिज्ञासा होनी चाहिए, बच्चों में होनी चाहिए। बड़े तो अब नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे अभी इंटरनेट में लग जाते हैं, दिन भर मोबाइल में बिजी रहते हैं,
तो उनसे अलग हट के एक हॉबी जागृत होनी चाहिए। और अगर 10-15 लोग ऐसे मिल जाएं मुझे रांची शहर में, मैं तो एक क्लब खोल सकता हूँ। मैं पहले ही बोला हूँ कि मेरी इच्छा है कि एक क्लब खोलूँ, एक हॉल अगर मेरे को, मैं भी देख रहा हूँ अपनी जगह में अगर मिल जाए तो मैं उसमें रेगुलर वे में एक प्रदर्शनी उसमें लगा के रख सकूँ। देखिए, जैसा कि अजय जी ने बताया कि हम 10 वर्षों से इस टिकट जो डाक टिकट था उसके कलेक्शन के प्रति जागरूक हुए। एक तरह से कहा जाए कि हॉबीज इनके अंदर जागृत हुई और वो करेंसी तक आके पहुंची है। अब आगे भी आप अजय जी डाक टिकट और करेंसियों का कलेक्शन कर रहे हैं और इनकी इच्छा है कि कराची में एक इसके लिए म्यूजियम बनाया जाए और जिसमें इसको संग्रह किया जाए, जिससे कि लोग आए देखें। और अगर ये संग्रह होता है तो राज्य को भी फायदा होगा, क्योंकि ये एक तरह से कहा जाए कि अद्भुत चीज़ें हैं और अद्भुत चीज़ें देखने के लिए बाहर से लोग आएंगे तो टूरिज्म से लेकर हर एक चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य सरकार को राजस्व का भी फायदा होगा। लाइव लगातार के लिए रांची से राहुल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।